I hope you remember your father telling you not to keep all your money in one pocket, or your mother keeping her jewelry and cash in different lockers. So, have you ever understood the logic behind this? Of course, you must have. This is what diversification is all about. So, hello and welcome to Investor Cafe's YouTube channel, and I am back with another super interesting video. तो मेरी पुरानी वीडियोस में आपने मुझे काफ़ी बार बोलते हुए सुना है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए और आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। Must have heard about the saying that don't put all your eggs in one basket. यानी कि हमें हमारा सारा कैपिटल कभी भी एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हमें अलग अलग सेक्टर्स में, फंड्स में और स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे ना तो हम अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को कम कर सकते हैं, बल्कि अच्छे रिटर्न्स भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो अब आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब तो काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टर को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकता है, और उसी हिसाब से उसे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। अगर आप किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली काफ़ी हाई हो जाता है, और वहीं अगर आप अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिस्क ऑप्टिमाइज भी होता है और साथ ही साथ मिनिमाइज भी होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रिस्क कम करता है, क्या इसके दूसरे कोई एडवांटेजेस नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और मैं किसी 4 फंड में 50-50 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करती हूँ। कुछ टाइम बाद अगर उन 4 फंड में से एक फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार रहता है, तो उस केस में मेरे टोटल अमाउंट यानी कि 2 लाख रुपए पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि जो 50,000 रुपये मैंने उस फंड में इन्वेस्ट किए हैं उसकी वैल्यू कम होगी। और वहीं मान लीजिए कि मैंने पूरे 2 लाख उसी फंड में इन्वेस्ट कर दिए होते तो इससे आप समझ सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कितना कम हो सकता है। तो अब बात करते हैं रिटर्न्स की। जैसे एक साथ सारे फंड्स में डाउनफॉल नहीं आता है, उसी तरह सारे फंड्स एक साथ आउट परफॉर्म भी नहीं करते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 1 या 2 फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उतने ही अच्छे आपको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। वहीं अगर आपने वो कैपिटल किसी एक फंड में लगाया होता तो शायद नहीं मिलते। नाउ लेट्स कम टू आवर मेन कंसर्न कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना कैसे है। इन्वेस्टर के पास कैपिटल तो है और साथ ही साथ इन्वेस्ट करने के लिए 100 फंड के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सो हाउ कैन यू चूज़ अमंग देम? बेसिकली हमारे पास ऑप्शन होता है टू चूज़ अमंग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स, और इनके अंदर सब कैटेगरीज भी होती हैं। तो इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स और उनकी सब कैटेगरीज के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाए हैं जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप इनके बारे में और इनकी सब कैटेगरीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो जाके आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड विद द वीडियो। तो डाइवर्सिफिकेशन भी हम 2 लेवल्स में कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो यही होता है इन्वेस्टर्स के पास कि वो चूज़ कर सकते हैं इक्विटी और डेट फंड्स में। अगर इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है, दे कैन इन्वेस्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स इन डेट फंड्स, बिकॉज कंपैरेटिवली डेट फंड्स आर लेस रिस्की देन इक्विटी फंड्स। तो यहाँ इन्वेस्टर्स चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क एपेटाइट कि वो कितना डेट फंड में और कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो दे कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम अमाउंट इन डेट फंड्स एंड लेस अमाउंट इन इक्विटी फंड। तो पहला डाइवर्सिफिकेशन तो यही हो गया कि इन्वेस्टर ने अपना 60 या 70% जो फंड है वो डेट में इन्वेस्ट किया है और रिमेनिंग 30 या 40% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। तो अब बात आती है सेकेंड लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की, यानी कि जो फंड हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है 30 या 40%, जो भी हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम किन फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से इन्वेस्टर्स को अपनी रिस्क एपेटाइट को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने अपना फंड इक्विटी में इन्वेस्ट किया है वो उसके साथ कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर इन्वेस्टर फर्दर डज नॉट वांट टू टेक रिस्क देन दे कैन इन्वेस्ट इन द लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स जिसमें कि सारी बड़ी कंपनीज होती हैं और रिस्क भी थोड़ा कम होता है।
और वहीं अगर इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए रेडी है तो वो स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सेक्टोरियल फंड्स में भी, जिनका रिटर्न कंपैरेटिवली लार्ज कैप फंड से ज़्यादा होता है। और अगर इन्वेस्टर्स मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो वो अपना फंड डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैप फंड्स में। इस तरह आपकी पोर्टफोलियो को सारे फंड्स का एक्सपोजर भी मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि आप डेट फंड्स में कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो डेट फंड्स में भी इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी सब कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं, जैसे कि लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड मैनी अदर्स। तो यहाँ पर फिर से इन्वेस्टर रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस करके चूज़ कर सकते हैं कि वो किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये तो बात हो गई इक्विटी और डेट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की, बट इसके अलावा भी इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। और ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो इन्वेस्टर जितना चाहे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एंड कैन एक्सप्लोर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि ज़रूरत से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कैन हिंडर योर रिटर्न्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो डाइवर्सिफिकेशन से पहले अपने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत को और रिस्क को अच्छे से समझ लीजिए। होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं देन प्लीज़ टेल अस इन द कॉमेंट सेक्शन। Do like this video and share with your friends. Till then, watch out for our previous videos and stay tuned for the next. Thank you for watching.